बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भूगोल का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन, इसके जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो बच्चों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि इससे पहले के जितने भी जो चैप्टर थे उन चैप्टरों की भी वीडियो मैंने बना दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं, हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं। बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगा, आप पेन और एक फेयर कॉपी अपने पास लेके रखिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर आपको प्रश्न तो दिख जाएंगे पर उनके जो उत्तर हैं वो मैं बोल के लिखाऊंगा और आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं। पहला प्रश्न नोट करिएगा, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं। उत्तर के हेडिंग में रखिएगा जल दुर्लभता। जल दुर्लभता इस पर डिटेल करिएगा। जल के विशाल भंडार होते हुए भी जल के विशाल भंडार होते हुए भी अगर हमें जल की कमी महसूस हो जाए, अगर हमें जल की कमी महसूस हो जाए तो इसे जल दुर्लभता कहेंगे। तो इसे ही जल दुर्लभता कहेंगे। इसके कारण निम्न हैं। पहला कारण लिखिएगा, जल का अतिशोषण या दुरुपयोग। बच्चों, एक बात हम यहाँ रखना चाहेंगे, जल का हम अगर हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमें जल की कमी महसूस होगी, जो कि जल दुर्लभता कहलाएगी, ठीक है। दूसरा कारण लिखिएगा जल दुर्लभता का, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। अगला कारण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या लाभ हैं। बच्चों, एक बात मैं यहाँ रखना चाहूँगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो ऐसी परियोजनाएं होती हैं, जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं कि मैंने बांध बनाया, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो कोई एक उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, परंतु उनसे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने बांध बनाया, तो बांध अपन ने बिजली बनाने के लिए बनाया था, पर उसमें हम मछली भी पाल रहे हैं, बाढ़ को भी नियंत्रित कर रहे हैं और सिंचाई के लिए जल का भी उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या लाभ हैं, उत्तर में नोट करिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ लिखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। देखिए क्या है बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं मैंने बताया, जैसे मैंने बांध बनाया, ठीक है, तो बांध अगर मैंने बना लिया तो बाढ़ हम नियंत्रित कर सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है। आगे लिखिएगा, जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जल की कमी वाले क्षेत्रों में
जल की पूर्ति की जा सकती है। जल की पूर्ति की जा सकती है। आगे लिखिएगा, जल की उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती हैं। फसलें उगाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या हानियां हैं। बच्चों एक बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो एक तरह से लाभ भी पहुँचाती हैं हमारे लिए और एक तरह से हानि भी पहुँचाती हैं। ठीक है, तो लाभ मैंने देख लिया है, हानि देख लेते हैं। लिखिएगा उत्तर में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियाँ। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियाँ लिखिएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भारी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है। बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बांध बनाया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में मैंने बांध परियोजना बनाई, मैंने बांध बनाया। बांध जहाँ पे अपन लोग बांध का निर्माण करेंगे ना, वहाँ पर जितने भी सारे लोग बसे होंगे आसपास के सब लोग, उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात दूसरी जगह उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा, भारी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है। आगे लिखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण एक बड़ा भूभाग पानी में डूब जाता है। एक बड़ा भूभाग पानी में डूब जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। आगे लिखिएगा, जलाशयों के निर्माण से वनस्पति और मिट्टी जल में डूबकर अपघटित हो जाती है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बच्चों इससे पहले वाले जो ऊपर के प्रश्न थे उनमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, पर एक बार मैं फिर से कह देना चाह रहा हूँ। बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो एक साथ कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, वही बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, उत्तर में हेडिंग डालिएगा बहुउद्देशीय परियोजना और लिखिएगा, यह वह परियोजना है जो एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जो एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसे बिजली निर्माण में सहायक होती है, सिंचाई में सहायक होती है, बाढ़ के नियंत्रण में सहायक होती है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, जल का नवीकरण किस प्रकार से सुनिश्चित होता है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा, जल का नवीकरण का मतलब होता है नया। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, परंतु वह समाप्त नहीं होते। ठीक है, तो जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन। तो ये किस प्रकार से सुनिश्चित होता है, तो जल चक्र द्वारा सुनिश्चित होता है। जल चक्र का मतलब होता है जल का गोल गोल घूमना। जैसे जल धरातल से वाष्पीकृत होकर कहाँ पे जाएगा, वायुमंडल पर,
और वायुमंडल से जो है तो वर्षा के रूप में फिर से धरातल पर गिरेगा, फिर से धरातल से उसका वाष्पीकरण होगा, फिर वो वायुमंडल में जाएगा, फिर धरातल पर गिरेगा। तो ये होता है जल चक्र। तो जल का नवीकरण किस प्रकार से सुनिश्चित होता है? तो जल चक्र द्वारा सुनिश्चित होता है। तो लिखिएगा, जल का नवीकरण जल चक्र द्वारा सुनिश्चित होता है। जल का नवीकरण जल चक्र द्वारा सुनिश्चित होता है, क्योंकि जल चक्र में जल हमेशा गतिशील रहता है। क्योंकि जल चक्र में जल हमेशा गतिशील रहता है। जल चक्र में जल वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण के रूप में होता है। जो जल की पुनर्भरण प्रक्रिया को पूरा करता है। जो जल की पुनर्भरण प्रक्रिया को पूरी करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्षा जल संग्रहण क्या है? इसका क्या महत्व है? बच्चों एक चीज़ यहाँ पे हम रखना चाहेंगे, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो बच्चों वर्षा के जल को संग्रहित करना यानी इकट्ठा करना ही वर्षा जल संग्रहण है। ठीक है, हेडिंग में रखिएगा उत्तर के वर्षा जल संग्रहण। लिखिएगा, भौतिक जल की मात्रा को बढ़ाने की तकनीकी। भौतिक जल की मात्रा को बढ़ाने की तकनीक वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। वर्षा के जल को कुओं में, बांधों में, गड्ढों में तथा तालाबों एवं झीलों में संग्रहित किया जा सकता है। इसके महत्व निम्न हैं, एक नंबर डाल के लिखिएगा। वर्षा जल संग्रहण समय की मांग है। वर्षा जल संग्रहण समय की मांग है, क्योंकि जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। क्योंकि जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। आगे दूसरा नंबर लिखिएगा, वर्षा जल संग्रहण से अन्य जल संसाधनों पर वर्षा जल संग्रहण से अन्य जल संसाधनों पर जल का दबाव कम होता है। जल का दबाव कम होता है। अगला नंबर लिखिएगा, वर्षा जल संग्रहण से भूमिगत जल के पुनर्भरण में मदद मिलती है। भूमिगत जल के पुनर्भरण में मदद मिलती है। तथा जब जल के अन्य सब स्रोत सूख जाते हैं तब वर्षा जल संग्रहण एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो जल की कमी को पूरा करता है।
एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो जल की कमी को पूरा करता है। अगला नंबर प्रश्न है बच्चों, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? लिखिएगा, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। पहला स्रोत है पृष्ठीय जल। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पृष्ठीय जल वो जल होता है जो धरातल के ऊपर होता है, जैसे कि जो कि हमें नदियों के रूप में, झीलों के रूप में और तालाबों के रूप में मिलेगा, वो पृष्ठीय जल होता है। तो पृष्ठीय जल उत्तर में लिखिएगा पृष्ठीय जल, और इसमें डिटेल करिएगा। नदियों, झीलों व तालाबों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। दूसरा नंबर जल संसाधन का जो स्रोत है वो है भौम जल। डालिएगा भौम जल। दूसरा स्रोत क्या है? भौम जल। इसमें डिटेल करिएगा। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। इसी वाले जल को भौम जल कहा जाता है। इसी वाले जल को भौम जल कहा जाता है जो ट्यूबवेल या हैंडपंप के माध्यम से धरातल पर लाया जाता है। जो ट्यूबवेल या हैंडपंप के माध्यम से धरातल पर लाया जाता है। अगला स्रोत है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल लिखिएगा, इसमें डिटेल करिएगा। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में होता है। वायुमंडल में जल वाष्प यानी भाप के रूप में होता है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अगला नंबर जल का स्रोत है महासागरीय जल। महासागरीय जल, इसमें डिटेल करिएगा। महासागरों में पाया जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है। महासागरों में पाया जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है। धरातल का 97% जल महासागर में पाया जाता है, जो कि पूरा का पूरा खारा होता है। केवल 3% जल हमको मिल पाता है, जिनमें से 1% हम लोग पीने के लिए, यानी कि स्वच्छ जल 1% है, 1% बर्फ़ बना है और 1% वाष्प के रूप में। ठीक है, बाकी 97% तो खारा ही है, महासागरीय जल है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, हमें जल संसाधनों को संरक्षित क्यों करना चाहिए? कारण बताएं। लिखिएगा, हमें जल संसाधनों को निम्न कारणों से संरक्षित करना चाहिए। पहला कारण है जल जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसमें डिटेल करिएगा। जल को हमें संरक्षित रखना चाहिए क्योंकि जल हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल को हमें संरक्षित रखना चाहिए क्योंकि जल हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना किसी भी जीवित जीव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना किसी भी जीवित जीव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा कारण है फसलों के लिए जल अनिवार्य।
फसलों के लिए जल अनिवार्य। इसमें डिटेल करिएगा। फसलों का अस्तित्व जल पर निर्भर है। फसलों का अस्तित्व जल पर निर्भर है। बिना जल के फसलों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना जल के फसलों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगला कारण है जल तथा उद्योग। उद्योगों में जल घोल के रूप में एवं कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में जल घोल के रूप में एवं कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला कारण है जल संकट। जल संसाधनों को हमें इसलिए संरक्षित करना चाहिए क्योंकि जल संसाधनों को हमें इसलिए संरक्षित करना चाहिए क्योंकि जब जल का संकट गहराए तो संरक्षित जल से उस संकट को दूर किया जा सके। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बांधों के मुख्य उपयोग क्या हैं? लिखिएगा। बांधों के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा सिंचाई। इसमें डिटेल लिखिएगा। बांधों का प्रमुख कार्य सिंचाई करना होता है। या बांधों का प्रमुख उपयोग है खेतों की सिंचाई करना। या बांधों का प्रमुख उपयोग है खेतों की सिंचाई करना। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम गेहूं उगाने में 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती। 1 किलोग्राम गेहूं उगाने के लिए 1500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। दूसरा लिखिएगा। बांध का उपयोग दूसरा किस में किया जाएगा? उद्योग में। लिखिएगा। उद्योगों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उद्योगों में कुल जल का लगभग 4% जल उपयोग किया जाता है। उद्योगों में लगभग कुल जल का 4% जल उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक मोटर कार तैयार करने में लगभग 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला है बांधों का क्या उपयोग है? अगला है बांधों के उपयोग में शक्ति उत्पादन यानी बिजली उत्पादन में। लिखिएगा। बांधों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। बांधों का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। बिजली बनाने के लिए भारी मात्रा में पानी को काफ़ी ऊंचाई से टरबाइनों पर गिराया जाता है। जिससे बिजली का उत्पादन होता है। अगला नंबर लिखिएगा। बांधों का अगला उपयोग है मनोरंजन।
मनोरंजन। लिखिएगा, बांधों का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है, इसीलिए बांधों में ताल एवं जल क्रीड़ा स्थल बनाए गए हैं। इसीलिए बांधों में ताल एवं जल क्रीड़ा स्थल बनाए गए हैं। बांधों का अगला उपयोग लिखिएगा, मछली पालन। मछली पालन। लिखिएगा, बांधों का उपयोग मछली पालने के लिए भी किया जाता है। मछली पालने के लिए किया जाता है। अगला नंबर है, अगला उपयोग है बांध का जल परिवहन। जल परिवहन। डिटेल में लिखिएगा, बांधों का उपयोग वस्तुएं एवं मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए किया जाता है। परिवहन के लिए किया जाता है। जल परिवहन एक सस्ता परिवहन है। जल परिवहन एक सस्ता परिवहन है। बच्चों, अगला प्रश्न है, पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में जल की दुर्लभता पाई जाती है। जल की दुर्लभता क्यों पाई जाती है? लिखिएगा, पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद पर्याप्त जल संसाधन होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में जल की दुर्लभता पाई जाती है, क्योंकि जल की दुर्लभता पाई जाती है क्योंकि जल सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता। क्योंकि जल सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता और ना ही सभी जगह के जल की गुणवत्ता समान होती और ना ही सभी जगह की जल की गुणवत्ता समान होती। इसके अलावा घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया हुआ गंदा जल स्वच्छ पानी में मिला दिया जाता है, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है और हमें जल की कमी महसूस होने लगती है। इसके अलावा रसायन कीटनाशकों एवं उर्वरकों का जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे जल की दुर्लभता महसूस होने लगती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।